बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर जो है लेक्चर नंबर 32 प्रेपरेशन फॉर द पीपीएससी लेक्चर मैथ्स। जो मेरा लास्ट लेक्चर था 31 लेक्चर, उसमें मैंने वेक्टर स्पेस आप लोगों को कंप्लीट करा दिए। और वेक्टर स्पेस जैसे मैंने ग्रुप 3 कंप्लीट कराई थी, तो उसके बाद मैंने एक सेशन रखा था जिसमें मैंने ग्रुप 3 के एमसीक्यूज़ आप लोगों को रिवाइज़ कराए थे। मतलब जो जो टॉपिक हम पढ़ते जाते हैं उसके एमसीक्यूज़ साथ साथ आप करते जाए तो बेहतर होगा। वेक्टर स्पेस के एमसीक्यूज़ मैं अपलोड ऑलरेडी कर चुकी हूँ। अभी पीछे जो बीएससी के एग्ज़ाम्स हो रहे थे उनका एक मैथ्स से का एक पार्ट था, सेक्शन था जिसमें वेक्टर स्पेस था, तो उनकी प्रिपरेशन के लिए मैंने वेक्टर स्पेस के एमसीक्यूज़ जो हैं वो अपलोड कर दिए हैं बना के। तो काइंडली जब जैसे ही आप वेक्टर स्पेस कंप्लीट कर लें तो उन एमसीक्यूज़ की वीडियोस को जाके देख लें, ताकि आपको खुद भी पता चल जाए कि आपको कितनी समझ आई है और आपके फ्रेश कॉन्सेप्ट्स होंगे, तो वो साथ ही साथ एमसीक्यूज़ का सेक्शन जो है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है जो मैं शुरू करवाने लगी हूँ वो है मैट्रिक्स स्पेस का। आप अपने पीपीएससी के पास पेपर्स जितने भी आपको अवेलेबल हैं आप उन्हें देख सकते हैं कि मैट्रिक्स स्पेस और टोपोलॉजी का से 8-10 क्वेश्चंस आपके लाजमी आते हैं। यानी कि 4-5 क्वेश्चन आपको मैट्रिक्स स्पेस के मिलेंगे और 4-5 क्वेश्चन ही 5-6 क्वेश्चन इस तरह से टोपोलॉजी के। तो टोपोलॉजी पढ़ने से पहले मैट्रिक्स स्पेस के कॉन्सेप्ट्स बना लें, और ये टोपोलॉजी के लिए भी अहम है, और साथ ही साथ मैट्रिक्स स्पेस इटसेल्फ भी जो कि पीपीएससी में आती है तो उसको भी रिवाइज़ कर लेते हैं। जिस बुक से मैं आपको रिवाइज़ कर रही हूँ आपकी मर्ज़ी है, आपके पास डॉक्टर अब्दुल मजीद की बुक है, आप वहाँ से रिवाइज़ कर लें। आप ये मैं जडाल भट्टी की बुक से भी ये आपको करवा रही हूँ, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। बहरहाल आप मेन कॉन्सेप्ट तो वहीं पे दोनों मैच करते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक हमारा मैट्रिक। सबसे पहले मैट्रिक की डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है कि मैट्रिक कैसे कहते किसे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसके लिए आपको एक नॉन एम्प्टी सेट एक्स लेना होगा और एक फंक्शन डी लेना होगा। इस फंक्शन की खासियत ये है कि ये 2 डायमेंशनल सेट पे अप्लाई होता है। जो सेट आपने एक्स लिया है नॉन एम्प्टी सेट, उसी का आप कार्टेशियन प्रोडक्ट कर लें और उसको 2 डायमेंशन बना लें, और इसके ऊपर आप जाके अप्लाई करें अपना डी फंक्शन। ये सेट जो है इस फंक्शन की डोमेन बन जाएगा, और रेंज जो है इस फंक्शन का रियल नंबर्स का सेट होता है। तो ये स्पेसिफिक बिहेवियर के साथ या स्पेसिफिक क्वालिटीज़ के साथ जो आपका डी है इसको हम मैट्रिक कहते हैं। ये फंक्शन मैट्रिक फंक्शन कहलाएगा अगर ये 4 कंडीशन सेटिस्फाई कर लें। ये 4 कंडीशंस कौन सी कंडीशंस हैं ये आपके सामने लिखी हुई हैं। डी अगर आप अप्लाई करते हैं, ज़ाहिर है आपके पास ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है इस एक्स सेट का, ये आप 2 डायमेंशन के एलिमेंट्स है। एक्स जो है वो 1 डायमेंशन का सेट है, लेकिन जब आप इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट इसी के साथ ले लेते हैं तो आपके पास जो नया सेट आता है ज़ाहिर है वो 2 डायमेंशन का हो जाता है। तो जब आप अपनी डोमेन में से यानी कि डी की डोमेन में से एलिमेंट्स उठाएंगे तो वो इस फॉर्म के होंगे, 2 डायमेंशन के एलिमेंट्स होंगे। ठीक है जी। उसमें जो एक्स और वाई आपको नज़र आ रहे हैं, स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई, ये कहाँ से होंगे? ये स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई जैसे कि उसने लिखा हुआ है कैपिटल एक्स के एलिमेंट्स हैं, उन्हीं का 2 डायमेंशन बनाया हुआ है। अच्छा जी, ये आपका डी पहला जो इसका बिहेवियर है इस फंक्शन का, वो ये बताता है कि आपका डी जब किसी भी एलिमेंट के ऊपर, डोमेन के किसी भी एलिमेंट के ऊपर 2 डायमेंशन के एलिमेंट पे अप्लाई होता है तो आंसर या 0 आता है या पॉजिटिव आता है, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आता है। अच्छा, ये जो फंक्शन है डी, इसको हम डिस्टेंस फंक्शन भी कहते हैं। ये जो इसकी 4 क्वालिटीज़ लिखी हुई हैं, ये अब आप देखेंगे, मैं जैसे जैसे आपको बताती जाऊँगी आप देखेंगे कि इसकी सारी क्वालिटीज़ जो है ना वो डिस्टेंस फंक्शन से मैच करती हैं। पहली क्वालिटी का कंपैरिजन अगर मैं डिस्टेंस फंक्शन से करूँ तो जैसे कि आप जानते हैं कि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव काउंट होता है, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता। कि ए पॉइंट से फॉर एग्जांपल आपने बी पॉइंट तक का डिस्टेंस काउंट करना है तो कभी भी नहीं आप कहेंगे कि -5 किलोमीटर है या -6 किलोमीटर है। आप हमेशा पॉजिटिव डिस्टेंस को काउंट करते हैं, तो डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं देखी जाती है। इसी तरह से आपका जो डी मैट्रिक है, जिस फंक्शन ने मैट्रिक बनना है, तो उसकी पहली कंडीशन आपको बताती है कि जब आपका फंक्शन आपके किसी भी डोमेन के एलिमेंट पे अप्लाई होता है तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है। ठीक है, तो जिस तरह से डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, या डिस्टेंस 0 भी हो सकता है अगर आपके 2 पॉइंट्स जिनके दरमियान आप डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं अगर वो कंसाइड कर जाएँ, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएँ, तो डिस्टेंस या 0 हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है। नेगेटिव का कॉन्सेप्ट नहीं है। बिल्कुल इसी तरह से डी फंक्शन जो है आपका पॉजिटिव आंसर देगा या नेगेटिव आंसर देगा। एप्लीकेशन के बाद कभी भी पॉजिटिव देगा या 0 देगा, कभी भी नेगेटिव आंसर नहीं देगा। सेकंड कंडीशन देखें जी। सेकंड कंडीशन में आपको क्या कहते हैं कि डी जब आपका अप्लाई होता है एक्स वाई यानी कि एक पॉइंट के ऊपर, डोमेन के एक पॉइंट के ऊपर अप्लाई होता है तो आंसर 0 देता है इफ़ एंड ओनली इफ़ आपका एक्स वाई के बराबर हो जाए।
ठीक है जी। आपका एक्स वाई के बराबर हो जाए मीन्स यानी कि जिस पॉइंट के ऊपर आप अपना फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं उसका एक्स और वाई जो है यानी कि उसकी एक्स पोजीशन का पॉइंट एब्सीसा और ऑर्डिनेट में कहूँगी, एब्सीसा और ऑर्डिनेट अगर बराबर है तो फिर आपका डिस्टेंस फंक्शन जो है वो बराबर है, ज़ीरो के बराबर है। अब ये जो बात है ये अगेन डिस्टेंस फंक्शन से मैच करती है। जैसे हम जानते हैं कि दो पॉइंट्स अगर एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर दें, एक्स वाई के बराबर हो जाए या ए बी के बराबर हो जाए, तो फिर हम कहते हैं कि उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो ज़ीरो हो जाता है। तो इस तरह से ये जो सेकंड क्वालिटी है वो भी डिस्टेंस फंक्शन से मैच करती है। इसके बाद थर्ड क्वालिटी देखें, थर्ड जो प्रॉपर्टी है इसको हम सिमेट्रिक प्रॉपर्टी भी कहते हैं। तो आप इसको सिमेट्रिक प्रॉपर्टी के नाम से भी कह सकते हैं। ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में क्या होता है कि आप एक्स से वाई तक के ऊपर, एक्स वाई के ऊपर डी अप्लाई करें या वाई एक्स के ऊपर डी अप्लाई करें, आंसर हमेशा सेम आएगा। इट डजेंट मैटर कि डायरेक्शन क्या है। तो बिल्कुल ये भी बात जो है ये क्वालिटी भी डिस्टेंस फंक्शन से मैच करती है। आप चाहे एक्स पॉइंट से वाई पॉइंट तक का डिस्टेंस फाइंड कर लें या वाई से एक्स तक का डिस्टेंस फाइंड करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डिस्टेंस हमेशा बराबर होता है। तो इसकी थर्ड वाली जो सिमेट्रिक क्वालिटी है वो भी डिस्टेंस फंक्शन से मैच करती है। फोर्थ वन आप देख लें, ये जो फोर्थ वन प्रॉपर्टी है इसको हम ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी भी कहते हैं। ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी जो है जिस तरह से आपके पास अगर तीन पॉइंट्स हो एक्स वाई एंड जी, इन तीन पॉइंट्स को मिलकर ट्रायंगल बन जाती है। तो बिल्कुल इसी तरह से इसके अंदर भी आप देख रहे हैं एक्स जी और वाई, एक्स वाई और जी तीन पॉइंट्स आपको नज़र आ रहे हैं। तीन पॉइंट्स आपको नज़र आ रहे हैं। इन तीन पॉइंट्स में आप ये देख सकते हैं जैसे ट्रायंगल के ऊपर ये जिन्हें थोड़ा सा रिवाइज कर दूँ ये वाला लॉ कि आपको पता है ट्रायंगल की किसी एक साइड की जो लेंथ है बाकी दो साइड्स की लेंथ के सम से कम होती है। यानी कि अगर आप वाई जी प्लस वाई एक्स जी एक्स करें तो डेफिनेटली वो तीसरी एक्स वाई की लेंथ से कम होगी। यही वाला लॉ जो है आपका यहाँ पर लग रहा है कि आप एक्स से वाई तक का डिस्टेंस फाइंड करें या वाई से एक्स से वाई तक का डिस्टेंस फाइंड करें, यानी कि डी अप्लाई करें और फिर वाई से जी के ऊपर डी अप्लाई करें, जो आंसर आएगा उसको सम करें तो एक्स से जी के आंसर के बराबर है। तो ये चीज़ फंक्शन के ऊपर है कि यानी कि एक्स से, इसको आप डिस्टेंस के तौर पे भी देख सकते हैं, एक्स से जी तक का डिस्टेंस लेस देन इक्वल होता है एक्स से वाई तक के डिस्टेंस प्लस वाई से जी तक के डिस्टेंस के। तो ये डिस्टेंस फंक्शन, ये इसकी चारों क्वालिटीज़ जो हैं वो डिस्टेंस से मैच करती हैं। सो अगर ये चार प्रॉपर्टीज़ किसी डी फंक्शन में हो जाए तो वो फंक्शन जो है आपका मीट्रिक फंक्शन कहलाता है। और मीट्रिक फंक्शन को दूसरे लफ्ज़ों में डिस्टेंस फंक्शन भी कहा जाता है। अब ये जो मीट्रिक आपने डिफ़ाइन की है, ये मीट्रिक इस सेट के साथ जो है इस तरह से अगर आप पेयर लिख लें तो दिस इज़ कॉल्ड द मीट्रिक स्पेस। आपकी यहाँ रफली अक्सर आपको सिर्फ एक्स सेट लिखा होगा और कहा जाएगा कि एक्स इज़ अ मीट्रिक स्पेस। तो ये अंडरस्टूड समझा जाएगा कि एक्स के ऊपर कोई ना कोई इस तरह का डी मीट्रिक डिफाइंड है जो ये चार प्रॉपर्टीज़ सेटिस्फाई कर रही है। अब ये जो सेट है आपके पास जो मीट्रिक स्पेस बना है, जो बेस करता है, मतलब सारा आपकी मीट्रिक जो है वो इस सेट के ऊपर बेस कर रही है। ये सेट जो है आपका, ये कुछ भी हो सकता है, मतलब रियल लाइफ से हम कुछ भी ले सकते हैं। इसकी जगह हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट ले सकते हैं, इसकी जगह हम रियल नंबर्स का सेट ले सकते हैं। जैसे आगे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाऊंगी, आपको पता चलेगा कि ये सेट सिर्फ फ़िलहाल यहाँ पे तो अननोन उसने एक जनरली आपको लेके दिखाया कि एक्स सेट शुड बी नॉन एम्प्टी, कोई भी सेट हो सकता है। तो यहाँ कोई भी सेट हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, रियल नंबर्स एंड सो ऑन, और भी बहुत से सेट्स आप इसकी जगह एक्स की जगह यहाँ इंसर्ट कर सकते हैं। प्लस एक और चीज़ यहाँ पे ऐड करती जाऊँ कि अगर क्या इस एक्स सेट के ऊपर एक ही तरह की मीट्रिक डिफ़ाइन हो सकती है, तो याद रखिएगा किसी भी सेट के ऊपर एक वक्त आप बहुत सी मीट्रिक्स डिफ़ाइन कर सकते हैं। यानी कि एक सेट के ऊपर आप एक से ज़्यादा मीट्रिक्स जो है वो बना सकते हैं। तो हर जो मीट्रिक आप डिफ़ाइन करेंगे वो ये चारों क्वालिटी सेटिस्फाई करेगी, और फ़र्क जहाँ पे आएगा वो उनकी डिफाइनिंग बिहेवियर में आएगा। बिकॉज मीट्रिक जो है वो एक फ़ंक्शन है, तो फंक्शन एक फ़ंक्शन का दूसरे फंक्शन से डिफरेंस जो है वो उसकी डिफाइनिंग बिहेवियर में आता है। अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाती हूँ, वहाँ से आपको समझ आ जाएगी। ये देखिए एग्जांपल्स आपके सामने हैं। इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि डी आपका एक फंक्शन है और एक्स की बजाय आप देख रहे हैं कि आर उसने लिख लिया। अब रियल नंबर्स का सेट, यानी कि आर क्रॉस आर उसने बनाया, और रेंज आप देखते हैं एज़ यूजुअल, रेंज तो वैसे ही वन डायमेंशन है। मीट्रिक जो फंक्शन मीट्रिक बनता है यानी कि वो टू डायमेंशन के सेट पे अप्लाई होता है और उसका आंसर जो है वो वन डायमेंशन में आता है। अब ये देखिए उसने एक डिफ़ाइन की है इस तरह से आपके पास कि डी जब एक्स वाई पे अप्लाई होता है, एक्स और वाई दोनों रियल नंबर्स हैं, तो आंसर में ये रिज़ल्ट देता है, यानी कि आप एक्स में से वाई को माइनस कर दें और साथ में उनका मॉड ले लें।
तो ये जो डिफाइनिंग बिहेवियर है, इस डिफाइनिंग बिहेवियर के साथ जब आप कोई मेट्रिक बनाते हैं तो ये पहली बात ये बता दूं कि ये फंक्शन जो है ये मेट्रिक बन जाता है और आपकी आर जो है ये मेट्रिक स्पेस पर बन जाती है। तो इस डिफाइनिंग बिहेवियर के साथ जो आप मेट्रिक स्पेस बनाते हैं आर के ऊपर, उसका ख़ास नाम है, उसको आपने याद रखना है। इसको हम यूजुअल मेट्रिक या यूक्लिडियन मेट्रिक ऑन आर कहते हैं। ठीक है जी। तो क्या आर के ऊपर सिर्फ यूजुअल या यूक्लिडियन मेट्रिक बन सकती है? तो बिल्कुल नहीं, आर के ऊपर बहुत सी मेट्रिक्स बन सकती है। मैं और भी एग्जांपल्स आपको दिखाती हूँ। लेकिन ये इस ख़ास बिहेवियर के साथ जो ये मेट्रिक डिफाइंड है, इस मेट्रिक का ख़ास नाम है। इस मेट्रिक को हम यूजुअल या यूक्लिडियन मेट्रिक कहते हैं। तो अक्सर आपको अगर बाय नेम आ जाए कि यूक्लिडियन मेट्रिक ऑन आर जो है या यूक्लिडियन या यूजुअल मेट्रिक ऑन आर, तो आपने इस अंडरस्टूड समझना है कि ये बिहेवियर आपकी डी का है और आप याद रखेंगे इसको। ये देखें जी, आपके सामने एग्जांपल है। ये एग्जांपल है आपके सामने। इस एग्जांपल में देख लें, अगेन सेम आपका एक डी फंक्शन है और आर क्रॉस आर पे डिफाइन हो रहा है। और देखें डिफाइनिंग बिहेवियर फ़र्क आ गया। पहले डिफाइनिंग बिहेवियर था एक्स वाई से एक्स माइनस वाई मॉड, अब आपका फ़र्क आ गया। तो ये भी फंक्शन जो है ये मेट्रिक बनाता है आर के ऊपर, लेकिन ये मेट्रिक जो है ये यूजुअल मेट्रिक है, यूक्लिडियन मेट्रिक नहीं है। इसका मतलब है आप एक सेट के ऊपर एक से ज़्यादा मेट्रिक्स जो है वो डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो ये आपको प्रूफ मिल गया। कि देखिए जी, नेक्स्ट एग्जांपल आपके सामने है। ये एक मेट्रिक है डी जो कि इस तरह से है, आर स्क्वायर क्रॉस आर स्क्वायर से आर पे जा रही है। पहले आपके पास आर क्रॉस आर से आर के ऊपर जा रही थी, अब आपके पास ये जो मेट्रिक है इस क्वेश्चन में, ये आर स्क्वायर क्रॉस आर स्क्वायर से आर के ऊपर जा रही है। इसमें R2 इट्सेल्फ 2 डायमेंशन है। ठीक है, आपका मेट्रिक जो है वो 2 डायमेंशन के ऊपर अप्लाई होता है, यानी जिस सेट के ऊपर अप्लाई होना है आपने इस तरह से उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेके 2 डायमेंशन बना लेनी है। लेकिन 2 डायमेंशन के अंदर ये सेट इट्सेल्फ 2 डायमेंशन का है और ये सेट इट्सेल्फ 2 डायमेंशन का है। तो आप इसके अंदर से जो एलिमेंट उठाएंगे, फॉर एग्जांपल P1 उठाया और इसके अंदर से आपने P2 उठाया, दोनों तो है तो सेम ही। तो P1 जो पॉइंट आप उठाएंगे वो इट्सेल्फ 2 डायमेंशन का होगा, वो x1 y1 होगा। और जो आप P2 पॉइंट उठाएंगे वो इट्सेल्फ x2 y2 होगा, जैसे कि उसने आपके सामने लिया हुआ है। एक पॉइंट P1 और एक पॉइंट P2, ये दोनों पॉइंट्स जो हैं ये आप उठा रहे हैं आर स्क्वायर से, तो ये आपके पास इट्सेल्फ 2 डायमेंशन के एलिमेंट्स हैं। अब आपका डी जब अप्लाई होता है P1 और P2 के ऊपर, तो आप देखिए अप्लाई करने का बिहेवियर देखें। यहाँ बिहेवियर देखिए उसने क्या किया कि पहले पॉइंट के x में से दूसरे पॉइंट के x को माइनस करके स्क्वायर कर दिया, और फिर दूसरे पॉइंट के पहले पॉइंट के y में से दूसरे पॉइंट के y को सब्ट्रैक्ट करके स्क्वायर कर दिया और फिर अंडर रूट ले लिया। अगर आप इसको गौर करें तो ये बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे 2 डायमेंशन के 2 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट P1 है और एक पॉइंट P2 है। ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। इन दोनों के दरमियान अगर आपको डिस्टेंस फाइंड करना आता है, डिस्टेंस फंक्शन का फार्मूला आता है 2 पॉइंट्स के दरमियान, तो डिस्टेंस फार्मूला सेम यही होता है। ठीक है जी। तो ये आपके पास R2 के ऊपर मेट्रिक डिफाइन है। इस फंक्शन को अगर आप चेक करें तो ये मेट्रिक बन जाता है, चारों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करता है, तो फिर इसे कहते हैं दिस इज़ द मेट्रिक डिफाइंड ऑन आर स्क्वायर। तो इस मेट्रिक का भी एक ख़ास नाम है, इसको हम यूक्लिडियन मेट्रिक या यूजुअल मेट्रिक ऑन आर स्क्वायर कहते हैं। पहले हमने पढ़ी यूजुअल मेट्रिक ऑन आर, इसी तरह से हम यूजुअल या यूक्लिडियन मेट्रिक ऑन R2 की बात कर रहे हैं। ये आपने याद रखना है, ये भी बाय नेम आपको आ सकता है, इसका बिहेवियर आपने फंक्शन का याद रखना है। इसको दूसरे लफ्ज़ों में इस तरह भी लिखा जा सकता है कि ऐसे लगता है जैसे आप P1 से P2 तक का डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं। तो डी ऑफ P1 P2 इज इक्वल टू P1 माइनस P2। जिन्हें डिस्टेंस के बारे में आइडिया है, डिस्टेंस फंक्शन का फॉर्मूला या डिस्टेंस का फॉर्मूला याद है 2 पॉइंट्स के दरमियान, उनको आइडिया होगा कि ये किस तरह से लिखा जा सकता है। तो ये यूक्लिडियन मेट्रिक ऑन आर स्क्वायर होगी। इससे पहले हमने यूजुअल मेट्रिक ऑन आर पढ़ी थी। इसी को आप जनरलाइज़ कर सकते हैं। इसी तरह से आप अपनी मेट्रिक जो है वो R3 क्यूब क्रॉस R3 से आर के ऊपर डिफ़ाइन कर सकते हैं, फिर R4 क्रॉस R4 से आर की तरफ जा सकते हैं, और फिर इसे जनरलाइज़ करते करते आप एक मेट्रिक डिफ़ाइन कर सकते हैं Rn क्रॉस Rn से आर पे। ठीक है जी। तो यहाँ तक R2 तक आपको मिलेगी, उसके बाद एक जनरलाइज्ड फॉर्म मिलेगी। ये जनरलाइज्ड फॉर्म इन्हीं की जनरलाइज्ड फॉर्म है, जैसे आपने R से R क्रॉस R से R बताया, R स्क्वायर क्रॉस R स्क्वायर से R बताया, इसी तरह से आप Rn क्रॉस Rn से R की तरफ जा सकते हैं। मैं आपको वो भी यूजुअल मेट्रिक जो है उसकी वो भी बता देती हूँ, वो भी आपने याद रखनी है। ये देखें जी, आपके सामने
ये तीन तरह के फंक्शन है, एक फंक्शन डी नॉट है, एक फंक्शन डी वन है और एक फंक्शन डी है। ये तीनों फंक्शन जो हैं आपके इस वक्त इनकी डोमेन में, फॉर एग्जांपल अगर मैं डी नॉट की बात करूँ, डी नॉट भी आर एन क्रॉस आर एन से आर की तरफ है, डी वन भी आपका आर एन क्रॉस आर एन से आर की तरफ है, और अगर आप बात करते हैं डी की तो डी भी आपका आर वन आर एन क्रॉस आर एन से आर की तरफ है। ये तीनों फंक्शंस ऐसे हैं एट अ टाइम जो कि जिनकी डोमेन आर एन क्रॉस आर एन है, और ये तीनों फंक्शन जो हैं इनको चेक किया जाए तो ये तीनों के तीनों मेट्रिक बनाते हैं आर एन के ऊपर। यानी कि आपकी आर एन सेट जो है, यानी कि एन डायमेंशनल रियल नंबर्स का जो सेट है, ये इन तीनों के तहत जो है, इन तीनों मैट्रिक्स के अंडर जो है वो मैट्रिक्स स्पेस बनाता है। लेकिन मैट्रिक्स के देखें डिफाइनिंग बिहेवियर डिफरेंट है, पहले का कुछ और है, दूसरे का कुछ और है, तीसरे का कुछ और है। तो आप आर एन के ऊपर जो आपको अपने कोर्स के अंदर जो मैट्रिक्स डिफाइंड मिलेंगी, यानी कि वैसे जैसे मैंने आपको कहा कि एक सेट के ऊपर आप बहुत से मैट्रिक्स बना सकते हैं, इसी तरह से आर एन के ऊपर जितनी पॉसिबल मैट्रिक्स हमारे कोर्स में हम यूज़ करते हैं वो ये तीन हैं। उसने इकट्ठी यहाँ पे कंबाइन आपको बता दी है, ये तीन ही मैट्रिक्स हैं। यही तीन मैट्रिक्स आप अपने बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे कोर्स में। उनमें से ये जो लास्ट वन मैट्रिक है आपके पास, ये डी जो डिफाइन हुई है, ये वाला बिहेवियर, लास्ट वाला बिहेवियर, ये वाला जो बिहेवियर है, दिस इज़ कॉल्ड द यूजुअल या यूक्लिडियन मेट्रिक ऑन आर। ये वैसे तो ये तीनों मेट्रिक्स हैं, लेकिन इनमें से जो ये लास्ट वाला बिहेवियर है, दिस इज़ कॉल्ड द यूक्लिडियन मेट्रिक और यूजुअल मेट्रिक ऑफ एन डायमेंशनल स्पेस आर एन, या इसे आप दूसरे लफ्ज़ों में एन डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस भी कह सकते हैं। तो मैंने आपको आर के ऊपर यूक्लिडियन मेट्रिक भी बता दिया, आर स्क्वायर के ऊपर भी बता दिया, और फिर उसे जनरलाइज़ करके आर एन के ऊपर भी मैंने आपको बता दिया। तो ये बिहेवियर जो है आपने याद रखना है। वैसे ये दो भी मेट्रिक्स आर एन के ऊपर बनती हैं, लेकिन ये हमारे पास यूक्लिडियन मेट्रिक है। नेक्स्ट है जी आपके पास एक और, जैसे मैंने यूक्लिडियन मेट्रिक तीन सेट्स के ऊपर आपको बताई हैं, आर स्क्वायर आर एन, और उसे जनरलाइज़ किया हमने। इसी तरह से एक मेट्रिक जो बाय नेम आपको याद रखनी है वो है हमारे पास डिस्क्रीट मेट्रिक। ये उसकी डेफिनेशन आपके पास लिखी हुई है। ये डी नोट से नॉर्मली इसके सबस्क्रिप्ट में छोटा सा नोट डाल दिया जाता है, आप ना भी डालें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहरहाल एक ऐसा फंक्शन जिसकी डोमेन में कोई भी सेट है, यहाँ कोई भी सेट हो सकता है जनरली, एक्स क्रॉस एक्स, यानी कि उसे कार्टेशियन प्रोडक्ट लेके टू डायमेंशन का बना लिया, और रेंज अगेन वैसे ही आपके पास आर है, रियल नंबर्स का सेट। ये फंक्शन है, इसका डिफाइनिंग बिहेवियर ख़ास किस्म का होता है। ये देखिए डिफाइनिंग बिहेवियर क्या है। डी नॉट जब एक्स वाई पे अप्लाई होता है तो आंसर ज़ीरो देता है अगर वो दोनों पॉइंट्स उस, यानी कि उसका एब्सीसा और ऑर्डिनेट एक्स और वाई पोजीशन का एलिमेंट बराबर हो जाए, और आंसर वन देता है अगर वो दोनों एलिमेंट्स बराबर ना हो। तो इस खास बिहेवियर के साथ जो मेट्रिक है उसको हम डिस्क्रीट मेट्रिक कहते हैं। ये किसी भी सेट के ऊपर डिफाइन हो सकती है। तो आपने बाय नेम, अब डिस्क्रीट मेट्रिक जो है वो बाय नेम आपने याद रखना है इसके बिहेवियर को। नेक्स्ट है जी हमारे पास एक और डेफिनेशन, ये है स्यूडोमेट्रिक की। स्यूडोमेट्रिक या सेमीमेट्रिक इसको कहते हैं। सेम वही क्वालिटी, मतलब वही चीज़ें वैसे ही स्टार्ट करना है। डी एक फंक्शन है, एक्स क्रॉस एक्स पे लग रहा है किसी भी एक्स नॉन एम्प्टी सेट के ऊपर, और रेंज जो है आपके पास कोई भी रियल नंबर्स का सेट है। इसमें देखिए इसकी क्वालिटीज़ क्या हैं। फर्स्ट क्वालिटी वही है जो हमारी मेट्रिक की होती है कि आपका जो डी है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो होगा डी फंक्शन। और थर्ड क्वालिटी देखेंगे वही सिमेट्रिक क्वालिटी है, और जो फोर्थ क्वालिटी है वो वही आपके पास कौन सी है, ट्रायंगुलर क्वालिटी है या ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी है। जहाँ फ़र्क आता है वो ये सेकंड प्रॉपर्टी में फ़र्क आता है। सेकंड प्रॉपर्टी अगर आपके पास आम मेट्रिक में ये थी कि डी एक्स वाई इज इक्वल्स टू ज़ीरो इफ़ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई, तो इसमें दोनों डायरेक्शन, आम मेट्रिक में दोनों डायरेक्शन इसकी ट्रू होती हैं, आपने सेटिस्फाई करके दिखानी है। लेकिन स्यूडो मेट्रिक के अंदर वन डायरेक्शन आपकी ट्रू है, यानी कि अगर इफ़ एक्स वाई के बराबर है देन उन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो ज़ीरो है। यानी कि दूसरी डायरेक्शन के अगर उनके दरमियान डिस्टेंस ज़ीरो है तो एक्स वाई के बराबर है, वो वाली डायरेक्शन इसमें ट्रू नहीं है। तो आपने वन डायरेक्शन, तो इस एक क्वालिटी, ये जो सेकेंड इसकी प्रॉपर्टी थी वो प्रॉपर्टी आपके पास हाफ प्रॉपर्टी है एज़ कम्पेयर टू आम मेट्रिक के। तो इसलिए इसको हम सेमीमेट्रिक या स्यूडोमेट्रिक कहते हैं। नेक्स्ट, और ये देखें यहाँ पे एक और बात लिखी हुई है, हर मेट्रिक, आम जो मेट्रिक होती है वो स्यूडोमेट्रिक होती है, बिकॉज ये जो चारों क्वालिटीज़ हैं ये एक मेट्रिक स्पेस सेटिस्फाई करती है। ठीक है, तो हर मेट्रिक को हम कह सकते हैं कि स्यूडोमेट्रिक है, लेकिन स्यूडोमेट्रिक जो है वो मेट्रिक नहीं हो सकती, बिकॉज स्यूडोमेट्रिक के अंदर जो सेकंड क्वालिटी है वो इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट होने की वजह से ये आम मेट्रिक नहीं बन सकती है।
इसके साथ एक और डेफिनेशन देखें सब स्पेस की। अगर मिसाल के तौर पे आपके पास एक्स डी एक मेट्रिक स्पेस है, यानी कि एक्स एक मेट्रिक है और मेट्रिक स्पेस है और डी उसके पर मेट्रिक डिफाइंड है। आप इस एक्स में से एक सबसेट उठाते हैं वाई, और वाई को देखा जाए तो वाई भी all four axioms of the metric D are also satisfied by the elements of y। यानी कि अब आप क्या करें, आप एक फंक्शन d बनाएं, और d फंक्शन जो है वही d फंक्शन जो आपका x के ऊपर डिफाइंड था। पहले d फंक्शन आपका मेट्रिक है x के साथ, ठीक है। अब यही d फंक्शन जो है आपका y के ऊपर डिफाइन है, ऐसे y क्रॉस y से r की तरफ जा रहा है। अगर इस तरह से भी आपकी चार प्रॉपर्टीज़ ये सेटिस्फाई कर ले, तो फिर आपका जो y है ये देखेंगे चारों प्रॉपर्टीज़ में अब जो फ़र्क है वही वाली, क्योंकि d तो ऑलरेडी आपका मेट्रिक है, लेकिन अब ये जो आप सारे एलिमेंट्स की सिलेक्शन कर रहे हैं वो y से कर रहे हैं, x के बजाय उसके सबसेट से कर रहे हैं। यानी कि यही वाला फंक्शन मेट्रिक बनाता है विद रिस्पेक्ट टू द सेट x, और यही वाला फंक्शन मेट्रिक बनाता है विद रिस्पेक्ट टू द सेट y। तो इस तरह से y भी इट्सल्फ एक मेट्रिक स्पेस बन जाएगी। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपने नोट करनी है वो ये है कि जो सुपर स्पेस x जो है, यानी कि सुपर सेट जो x है, उसकी मेट्रिक और y की मेट्रिक सेम होनी चाहिए। y भी उसी फंक्शन के साथ मेट्रिक स्पेस बनाता है और x भी उसी फंक्शन के साथ मेट्रिक स्पेस बनाता है। तो इस केस में ये नहीं, आपने ये नहीं करना कि आपका y के साथ जो आप d डिफ़ाइन करें, मेट्रिक डिफ़ाइन करें, वो मेट्रिक इस मेट्रिक से डिफरेंट हो। तो अगर ये वाली कंडीशन है कि आपके पास y भी उसी फंक्शन यानी कि d के अंडर, उसी मेट्रिक के अंडर जो है वो एक मेट्रिक स्पेस बनाता है, तो फिर इस केस में आपका y जो है वो d का सब स्पेस कहलाएगा, ठीक है। तो मेट्रिक स्पेस के अंदर सब स्पेस इस तरह से डिफ़ाइन की जाती है। ये सब स्पेस की कुछ एग्जांपल्स भी लिखी हुई हैं। फॉर एग्जांपल द क्लोज्ड यूनिट बॉल, ये आपके पास एक बॉल है, ये क्लोज बॉल है और क्लोज इंटरवल है। ये सब स्पेस बनाता है रियल लाइन की, मतलब रियल लाइन जैसे हम पढ़ चुके हैं कि रियल लाइन का सेट जो है वो मेट्रिक स्पेस होता है, उसके ऊपर बहुत से मेट्रिक्स हम डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे मेट्रिक नहीं बताई हुई कौन से मेट्रिक है, यूजुअल मेट्रिक है, डिफ़ाइन नहीं की हुई यूजुअल मेट्रिक है ये क्या है, क्योंकि आप भी जैसे हमने इससे पहले देखा कि आर के ऊपर बहुत सी मेट्रिक्स बन सकती हैं। तो याद रखिएगा कि जब भी आर के ऊपर आर को सिर्फ अकेले सिंपल ये कहा हो कि आर इज़ अ मेट्रिक स्पेस और मेट्रिक डिफ़ाइन ना की हो, तो आप अंडरस्टूड समझेंगे कि उस वक्त आपकी जो मेट्रिक आर के ऊपर बन रही है वो यूजुअली यूक्लिडियन मेट्रिक है। तो यूक्लिडियन मेट्रिक और आर अगर आपके पास है तो उसके अंडर ये उस आप हम जानते हैं कि 0 से 1 जो है वो आर का सबसेट है, यानी कि इसको आप y समझें। ये भी यूक्लिडियन मेट्रिक के अंडर जो है वो एक मेट्रिक स्पेस बनाता है और आर की सब स्पेस हो गया। नेक्स्ट आते हैं जी हम मेट्रिक स्पेस के अंदर क्लोज्ड बॉल की तरफ, क्लोज या ओपन बॉल की तरफ ये कॉन्सेप्ट करते हैं। सबसे पहले हम ओपन बॉल पढ़ेंगे। ओपन बॉल की डेफिनेशन आपके सामने है। ये आपके पास एक सबसे पहले आपके पास एक होनी चाहिए मेट्रिक स्पेस, और अब जो भी हम काम करेंगे वो इस मेट्रिक स्पेस के अंदर करेंगे। और हम जानते हैं कि ये मेट्रिक स्पेस कैसे बनती है, इसकी एक लंबी सी डेफिनेशन और जो है वो हम समझ के आए हैं कि फॉर एग्जांपल x आपके पास एक सेट है और उसके साथ एक मेट्रिक डिफाइन है d, और वही चारों प्रॉपर्टीज़ ये सेटिस्फाई करती है, तो फिर आपका x सेट जो है वो मेट्रिक स्पेस बन जाता है। अब आपने क्या करना है, फॉर एग्जांपल सपोज़ करें कि आपके पास ये एक सेट x है और इसके अंदर एक सबसेट आप उठाते हैं, वो सबसेट जो है वो ओपन बॉल बन जाएगा। तो ओपन या क्लोज बॉल बाद में पढ़ते हैं, पहले हम ओपन बॉल देख लेते हैं। ओपन बॉल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ हम ओपन स्फीयर का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ओपन बॉल या ओपन स्फीयर किसे कहा जाता है कि मैं आपको ये ड्रॉ करके दिखाऊंगी और ड्रॉ करके आपको ज़्यादा बेहतर तौर पे समझ आएगी। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक सेट x है, इसके अंदर आपने एक पॉइंट सेलेक्ट किया, एक पॉइंट जो है आपने x0 सेलेक्ट किया, ठीक है। और इस x0 को सेंटर मान के आपने एक r रेडियस, इसके साथ आपने एक r रेडियस भी सिलेक्ट किया। सपोज़ करें ये r रेडियस है और आपने एक ओपन स्फीयर बनाया, इसके अबाउट एक स्फीयर बनाया। ये देखें आपने जो स्फीयर बनाया है वो इस तरह से ओपन स्फीयर बनाया। इसको मैं अगर इस तरह से डॉटेड है, बेसिकली ये बाउंड्री जो है ये डॉटेड है, ये इस तरह से है आपके पास, ठीक है। मैंने डॉटेड करना था, वो प्रोमिनेंट नहीं हो रहा, तो आपके पास ये डॉटेड है। आपने क्या किया, ये x0 इसके सेंटर पॉइंट जो है ये सर्कल ही आपको लग रहा है, इसका जो सेंटर है वो x0 के ऊपर है। इसको सर्कल माना जाए तो इसका रेडियस जो है वो आपके पास r है,
और ये जी इसकी बाउंड्री है, और ये बाउंड्री जो है वो डॉटेड मैंने इसलिए ड्रॉ किया है कि अगर मैं कोई बाउंड्री इस तरह से ड्रॉ करती हूँ, यहाँ पे चूँकि मेट्रिक स्पेस के अंदर इस तरह ड्रॉ किया जाने, दो तरह की होंगी आपकी बाउंड्रीज़। एक बाउंड्री आपकी इस तरह से होगी डॉटेड, और एक बाउंड्री इस तरह से होगी। जिस स्फीयर की बाउंड्री इस तरह से होगी वो क्लोज स्फीयर काउंट किया जाएगा, और जिस स्फीयर की बाउंड्री इस तरह से डॉटेड होगी वो ओपन स्फीयर होगा। ओपन स्फीयर का मतलब ये है कि इसमें आप ओपन स्फीयर के अंदर उसकी बाउंड्री शामिल नहीं होती है, बाउंड्री के अंदर जो भी चीज़ होती है वो सब उस ओपन स्फीयर का हिस्सा होती है। अब स्फीयर आप कंसिडर कर सकते हैं जैसे कि एक फ़ुटबॉल है, आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। फुटबॉल की बाउंड्री के ऊपर जो भी एलिमेंट्स या पॉइंट्स पड़े हुए हैं हम उसे कंसिडर नहीं कर रहे, सिर्फ उसके अंदर के पॉइंट्स को कंसिडर कर रहे हैं। इसी तरह से ये जो क्लोज बॉल है इसके अंदर के पॉइंट्स भी इसके अंदर, ये एक ऐसा बॉल है फुटबॉल जिसकी बाउंड्री भी उसमें शामिल है और जिसके अंदर का पोर्शन जो है वो भी उसके अंदर शामिल है। तो फ़िलहाल हम डिस्कस कर रहे हैं ओपन बॉल को। तो ओपन बॉल बेसिकली अब आप ये देख सकते हैं कि जो ये मैंने आपको शेड किया, अंदर का पोर्शन जो शेड किया, बाउंड्री के अलावा ये जो अंदर का पोर्शन आपने शेड किया है, ये बेसिकली बहुत से पॉइंट्स का कलेक्शन है। और इन सारे पॉइंट्स की खासियत ये है, इन सारे पॉइंट्स का डिस्टेंस सेंटर से आर से लेस है, क्योंकि ये जो बाउंड्री के ऊपर पड़े हुए, क्योंकि इस सर्कल या इस ओपन स्फीयर का जो आपने रेडियस रखा है वो आर रेडियस रखा है, तो बाउंड्री के ऊपर जो पॉइंट पड़े हुए हैं उनका सेंटर से डिस्टेंस जो है वो रेडियस के बराबर है। जबकि अंदर अगर आप कोई पॉइंट यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं तो ये सारे पॉइंट्स सेंटर से आर रेडियस से लेस डिस्टेंस पे हैं, ठीक है, क्योंकि आर रेडियस से इक्वल डिस्टेंस पे वो पॉइंट हैं जो बाउंड्री पे पड़े हुए हैं। तो ऐसे तमाम पॉइंट्स का कलेक्शन जिनका डिस्टेंस इज़ फिक्स्ड, आपने सेंटर को फिक्स कर लेना है। सबसे पहले आपने क्या लिया था, आपने सेंटर ही लिया था, आपने एक फ़िक्स पॉइंट लिया था एक्स नॉट, और आपने उसके बाद रेडियस फिक्स किया था, और उसके बाद यानी कि आपका रेडियस जो है और आपका सेंटर जो है ये आपने पहले ही फिक्स कर लिए, ये फिक्स पॉइंट होते हैं। और उसके बाद फिर आप उन तमाम पॉइंट्स का कलेक्शन सेलेक्ट करते हैं जिनका डिस्टेंस इस सेंटर से इस रेडियस से कम होता है, तो वो यकीनन आपके पास इस ओपन बॉल के अंदर के पॉइंट्स आएंगे। वो तमाम पॉइंट्स जो हैं अगर आप उन्हें उठाएं और एक सेट में डाल दें तो वो सेट जो है आपके पास ओपन बॉल या ओपन स्फीयर कहलाता है। इसको लिखने का तरीका क्या है, चूँकि आपने सेंटर लिया था एक्स नॉट के ऊपर, ठीक है जी, और रेडियस आपने उठाया था आर सेट किया था, तो इसको स्फीयर जब आप बोलते हैं ओपन स्फीयर तो इसको इस तरह से लिखा जाता है कि उसके सबस्क्रिप्ट में छोटा सा आर डाल दिया जाता है और आगे ब्रैकेट में छोटी इस तरह से गोल ब्रैकेट में आपने सेंटर लिख दिया। तो दिस इज़ कॉल्ड द ओपन स्फीयर विद द सेंटर एट एक्स नॉट एंड रेडियस आर। और अगर आप इसे बॉल कहना चाहते हैं कि ओपन बॉल नहीं जी मैं इसे बॉल कह रही हूँ, तो बॉल कहने के लिए फिर आप बी से इसे रिप्रेजेंट करेंगे। बात मीनिंग दोनों की सेम ही है, चाहे आप इसे ओपन बॉल कह लें चाहे आप इसे ओपन स्फीयर कह लें, दोनों के मीनिंग्स और कॉन्सेप्ट सेम ही है, बस लिखने का तरीका दोनों का इस तरह से फ़र्क आ जाता है। लेकिन अंदर जो सेट के अंदर एलिमेंट्स हैं वो दोनों देखिए इक्वल हैं, दोनों के सेट्स के एलिमेंट एक ही तरह से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो बॉल की फॉर्म में अगर आपने लिखना है तो आपने इस तरह से छोटी ब्रैकेट डालनी है, पहले सेंटर लिखना है बॉल का और फिर उस बॉल का रेडियस लिखना है। तो चाहे आप इस रिप्रेजेंटेशन में कर लें चाहे इस रिप्रेजेंटेशन में कर लें, दोनों का मतलब कॉन्सेप्ट वही है जो मैंने अभी आपको समझाया। ये बात याद रखिएगा कि ये ब्रैकेट जो है ये छोटी ब्रैकेट है, इसको आपने और कोई ब्रैकेट नहीं डालनी है। ब्रैकेट चेंज करने से कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा। जब हम क्लोज बॉल की तरफ जाएंगे फिर आपको पता चलेगा, क्योंकि क्लोज बॉल में और ओपन बॉल में फ़र्क यही है, अगर ये बॉल क्लोज होगा तो इसकी बाउंड्री इसमें शामिल होगी, और क्लोज बॉल की जो रिप्रेजेंटेशन है उसमें जो सेंटर के गिर्द ब्रैकेट हम डालते हैं वो ये बड़ी ब्रैकेट डालते हैं, और इसी तरह से बॉल में जो ब्रैकेट डलती है वो इस तरह की बड़ी ब्रैकेट डलती है। तो वो फिर अगर आप ब्रैकेट चेंज करेंगे तो वो क्लोज बॉल का इम्पैक्ट देगा। ये जी देखें आपके पास रिटन फॉर्म में लिखने का तरीका ये है कि बेसिकली तमाम काम तो आपके पास मेट्रिक स्पेस के अंदर हो रहा है, बाहर आपकी मेट्रिक स्पेस है और मेट्रिक स्पेस के अंदर आपने इस तरह का एक ओपन बॉल बनाया, एस आर एक्स नॉट बनाया आपने। ये जो ओपन बॉल बनाया ये बेसिकली आपके एक्स के ही एलिमेंट्स को कंटेन कर रहा है। ये देखिए इसके अंदर एक्स के वो तमाम एलिमेंट्स शामिल हैं जिनका डिस्टेंस डी यहाँ पे डिस्टेंस फंक्शन को शो कर रहा है, जिनका डिस्टेंस इस बॉल के सेंटर से, वो तमाम पॉइंट्स एक्स जिनका डिस्टेंस इस बॉल के सेंटर से लेस देन द रेडियस है, इक्वल टू रेडियस नहीं है, क्योंकि इक्वल टू रेडियस हम करते हैं तो फिर वो बाउंड्री पॉइंट्स आ जाते हैं और ओपन बॉल में बाउंड्री शामिल नहीं होती। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपको होप्स के कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा ओपन बॉल का।
अब इसके साथ ही एक और इसकी एक एग्जांपल भी डालें, जैसे यूनिट ओपन बॉल है। यूनिट ओपन बॉल उसे कहते हैं कि जिसका रेडियस 1 हो, तो इसका सेंटर किसी भी पॉइंट पे हो सकता है, जैसे x0 पे उसने सेंटर रखा हुआ है और रेडियस जो है उसने 1 रखा हुआ है। ये देखें, तो फिर वो तमाम पॉइंट्स आएंगे जिनका डिस्टेंस सेंटर से लेसर देन द रेडियस, रेडियस की जगह 1 आ जाएगा। तो इसको जिस बॉल का या जिस स्फीयर का रेडियस 1 होता है उसको हम यूनिट ओपन बॉल कहते हैं। ठीक है जी, अगर क्लोज है तो यूनिट क्लोज बॉल आ जाएगी इसी तरह से। अच्छा जी, एक और चीज़ है, इट इज़ क्लियर दैट an open ball is a non-empty subset of a metric space because it contains at least one point that is its center। अब देखिए, आप ये x आपके पास एक पॉइंट है, x0 पॉइंट है, इसको मान के आपने ये ओपन बॉल बनाया। तो इस ओपन बॉल में फॉर एग्जांपल अगर कोई पॉइंट आपको यहाँ नहीं मिलता, ये एम्प्टी है, जो यानी कि देखिए कि उन तमाम पॉइंट्स का कलेक्शन है जो पॉइंट्स आपके सेंटर से लेस देन r के डिस्टेंस पे हैं, यानी कि रेडियस से कम डिस्टेंस पे जो जितने भी पॉइंट यहाँ पड़े हैं वो सब पॉइंट्स जो हैं इसमें आ जाएंगे। अगर आपको ऐसा कोई पॉइंट नहीं भी मिलता तो कम से कम आपको सेंटर खुद अपने आप से, सेंटर से जब आप डिस्टेंस लेते हैं तो वो लेस देन द रेडियस आ जाता है, जो कि डेफिनेटली 0 निकलता है। तो आपका जो ओपन बॉल का सेट है ये हमेशा नॉन एम्प्टी होता है। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे ऐसा कोई पॉइंट नहीं मिला जो कि सेंटर से लेस देन रेडियस के डिस्टेंस पे हो, तो सेंटर खुद उसमें मौजूद होता है। इस सेट के अंदर सेंटर खुद मौजूद होता है। तो सेंटर, ये जो ओपन बॉल होता है ये हमेशा आपका नॉन एम्प्टी सेट होता है, याद रखिएगा। एक और चीज़ यहाँ पे डिस्कस की हुई है, वी शैल सी इन द फॉलोइंग एग्जांपल्स दैट टू डिफरेंट मैट्रिसेस ऑन द सेम सेट प्रोड्यूस द टू डिफरेंट ओपन बॉल्स। जी बिल्कुल, आप ओपन बॉल बनाएं, आपके पास सेट की फॉर्म में जो भी आंसर आता है, आपकी देखिए इसमें मेट्रिक का अमल दखल बहुत ज़्यादा है। जैसे कि मैंने आर के ऊपर आपको बताया था कि अगर आप ओपन बॉल कोई डिस्कस कर रहे हैं रियल लाइन में या किसी भी सेट के ऊपर, तो ये मेट्रिक का बिहेवियर बहुत ज़्यादा फ़र्क करता है। अगर आपका मेट्रिक यूजुअल मेट्रिक है, अब आर के ऊपर एक वक्त में आप 3-4 मेट्रिक्स बना सकते हैं। अब हर मेट्रिक के अंडर जब आप ये खोलेंगे, जब आप इसको डिफ़ाइन करेंगे और इसका बिहेवियर अप्लाई करेंगे, तो हर मेट्रिक के अंडर जो आपका बिहेवियर आएगा वो डिफरेंट बिहेवियर आएगा। तो एक ही अगर आपके पास जो है एक ही सेट के अंदर अगर आप ओपन बॉल बनाएं लेकिन मेट्रिक्स डिफरेंट हो, तो आपके पास हर ओपन बॉल जो है वो डिफरेंट आंसर देगा, चाहे उसका सेंटर सेम हो, चाहे उसका रेडियस सेम हो, लेकिन खुल के जब आंसर्स आएंगे वो आंसर्स जो हैं वो डिफरेंट होंगे। ये देखिए जी, आपके सामने एक एग्जांपल है। अब यहाँ पे कुछ रिजल्ट्स और हैं जो आपने याद रखने हैं हमेशा। जब हम ओपन बॉल को, कोई भी ओपन बॉल हो, जनरली उसका कैसा ही रेडियस हो, उसका कैसा ही सेंटर हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जनरली एक ओपन बॉल का यहाँ पे जिक्र हो रहा है। एक ओपन बॉल जब आप डिफ़ाइन करते हैं रियल लाइंस के ऊपर, यानी कि आपके पास जो इस वक्त मेट्रिक स्पेस पड़ी हुई है वो रियल नंबर्स का सेट है, और यहाँ देखिए मेट्रिक डिफ़ाइन नहीं की हुई। यानी कि देखिए आर के ऊपर, जैसे मैंने आपको कहा था कि यूजुअल मेट्रिक भी होती है, आर के ऊपर नॉन यूजुअल मेट्रिक और भी बहुत से मेट्रिक्स जैसे मैंने आपको दिखाई थी स्टार्ट में, यहाँ पे उसने कोई मेंशन नहीं किया हुआ कि कौन से मेट्रिक का हम ना डी को डिफ़ाइन किया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने आपको ये भी बता दिया था कि जब आर के ऊपर मेट्रिक डिफ़ाइन ना हो या ना बताया हो, कोई इन्फॉर्मेशन ना हो, तो हम अंडरस्टूड समझेंगे कि वो यूजुअल या यूक्लिडियन मेट्रिक है। तो इस वक्त मैं अंडरस्टूड समझ रही हूँ कि जिस मेट्रिक का जिक्र हो रहा है वो मेट्रिक जो है मेरे पास यूजुअल मेट्रिक है। अब आपने क्या करना है कि जब आर, यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो ये है कि आर के ऊपर जब यूजुअल मेट्रिक या यूक्लिडियन मेट्रिक हमारे पास हो, उस केस में आप उस आर सेट के अंदर जब ओपन बॉल बनाते हैं तो वो ओपन बॉल नॉर्मली तो हमें 3 डायमेंशन का ऐसे लगता है ना, ऐसे गोल सा सर्कल है या ओपन फुटबॉल टाइप है। लेकिन रियल लाइन के अंदर जब आप ओपन बॉल बनाते हैं विद द यूक्लिडियन मेट्रिक, तो वो ओपन बॉल जो है वो एक ओपन इंटरवल की शक्ल का आता है, क्योंकि आप जानते हैं कि आपका जो रियल लाइन है वो 1 डायमेंशन में ऐसे -∞ से +∞ नंबर लाइन है। ठीक है, तो आप जब इसके अंदर ओपन बॉल बनाएंगे तो वो ओपन बॉल जो है वो ओपन इंटरवल आएगा। फॉर एग्जांपल अगर आप एक ओपन बॉल बनाते हैं जिसका सेंटर जो है 0 पे है मिसाल के तौर पे, और रेडियस जो है वो 1 है, तो आप जब इसे नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे, यूजुअल मेट्रिक में आप सारा काम कर रहे हैं, तो आपका सेंटर जो है ये फॉर एग्जांपल 0 पॉइंट है, सेंटर 0 पे आएगा, और ये यहाँ से ये फॉर एग्जांपल ये 1 पॉइंट है,
और ये पॉइंट जो है आपके पास -1 है, तो रेडियस आपका 1 है। तो ये देखें आपने एक इंटरवल ड्रॉ कर लिया। ये इंटरवल क्या है, इस इंटरवल का रेडियस ऑफ द इंटरवल तो आपको आता ही होगा काउंट करना कि इंटरवल का रेडियस क्या होता है। इंटरवल का रेडियस या डायमीटर क्या होता है, ये टोटल जो लेंथ है आपके इंटरवल की, ये इसका डायमीटर है। और अगर रेडियस काउंट करना है तो उसके सेंटर से लेकर उसके वन साइड तक का जो डिस्टेंस होता है वो रेडियस होता है, वैसे ही जैसे हम सर्कल का बनाते हैं। तो अगर आप इस तरह का कोई ओपन बॉल बनाएंगे रियल लाइन के अंदर, तो रियल लाइन के अंदर ओपन बॉल का जो कॉन्सेप्ट है वो उसका मतलब हम हमेशा लिया करेंगे ओपन इंटरवल। तो ओपन इंटरवल उसी लेंथ का, उसी रेडियस के साथ और उसी सेंटर के साथ आप इस तरह से ड्रॉ करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। नेक्स्ट देखिए जी, ओपन बॉल का कॉन्सेप्ट। अब देखिए हमने जैसे मुख्तलिफ किस्म की मेट्रिक्स पढ़ी थी, अब हर मेट्रिक के अंदर हम ओपन बॉल का या ओपन स्फीयर का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। अब जैसे यूजुअल मेट्रिक में हमने देख लिया कि ओपन बॉल किस तरह का होता है। ओपन बॉल का मतलब ओपन इंटरवल होता है। अब डिस्क्रीट मेट्रिक के अंदर देखते हैं। डिस्क्रीट मेट्रिक के अंदर हमारे पास जब हम एक ओपन बॉल या ओपन स्फीयर ड्रॉ करते हैं तो वो आंसर क्या देता है। अच्छा, यहाँ पे डिस्क्रीट मेट्रिक के अंदर दो तरह के रिज़ल्ट है। एक थ्योरम आपके सामने पड़ा, एक नेक्स्ट थ्योरम मैं आपको दिखाऊंगी। आपके पास बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहा है कि आप जो ओपन बॉल या ओपन स्फीयर ड्रॉ कर रहे हैं उसका रेडियस क्या है। उसके रेडियस के ऊपर देखिए दो तरह के रेडियस है। एक तो रेडियस नेगेटिव तो हो नहीं सकता। पहली बात, किसी भी ओपन बॉल का रेडियस जो है या स्फीयर का रेडियस या सर्कल का रेडियस जो है वो नेगेटिव तो होता नहीं है, होता ही पॉजिटिव है। तो आप का रेडियस जो बॉल आप ड्रॉ कर रहे हैं, अगर उसका रेडियस 0 से लेकर 1 तक है, ठीक है, तो फिर जितने भी आप ओपन स्फीयर्स ड्रॉ करेंगे डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस के अंदर, वो ओपन स्फीयर्स जो हैं सिर्फ़ और सिर्फ उनमें एक ही एलिमेंट कंटेन होगा और वो एलिमेंट जो है उनका सेंटर होगा। ये आपने याद रखना। ये रिज़ल्ट है डिस्क्रीट मेट्रिक के लिए, ये यूजुअल मेट्रिक के लिए नहीं है। ये सिर्फ डिस्क्रीट मेट्रिक है। डिस्क्रीट मेट्रिक आप चाहे जिस मर्ज़ी सेट के ऊपर डिफ़ाइन करें। जब आपने उसमें कोई ओपन बॉल बनाया जिसका रेडियस 0 से 1 के दरमियान कुछ भी है, जैसे फॉर एग्जांपल 0.9 है, 0.1 है, जैसे 1 रेडियस है, जैसे 0.15 है, कोई भी रेडियस है यानी कि जो 0 से 1 के दरमियान आता है, तो इस तरह का कोई रेडियस अगर आपके पास है तो वो जो ओपन बॉल है उसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ उसका सेंटर कंटेन होगा। सेंटर के अलावा उसके अंदर और कोई एलिमेंट नहीं आएगा, यानी कि वो एक सिंगलटन सेट होगा, आप ये कह सकते हैं। इसके साथ ही एक और रिज़ल्ट देख लें ओपन डिस्क्रीट मेट्रिक के साथ ही। जैसे मैंने कहा कि 0 से 1 रेडियस अगर हो तो उस ओपन बॉल में सिर्फ़ और सिर्फ उसका सेंटर कंटेन होगा। जबकि दूसरा रिज़ल्ट ये आपको बता रहा है कि अगर आपके पास ओपन स्फीयर अगर आप डिस्क्रीट मेट्रिक में डिफ़ाइन करते हैं और उस ओपन स्फीयर का रेडियस जो है वो 1 से ग्रेटर होता है। पहले हमने 0 से 1 रेडियस की बात की, अब हम 1 से ग्रेटर रेडियस की बात करते हैं। देन इन द डिस्क्रीट मेट्रिक देन वो जो आपका ओपन बॉल होगा वो होल स्पेस के बराबर आ जाएगा। जैसे कि आपके पास ये एक मेट्रिक है और ये डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस है। इसके अंदर आप एक ओपन बॉल बनाते हैं। इस ओपन बॉल का जो रेडियस है वो आपके पास इस तरह से r है, और मैं कहती हूँ कि फॉर एग्जांपल इसका रेडियस जो है वो 2 है और x0 को सेंटर मान के आपने बनाया। तो आपके जब आप x0 को इस ओपन बॉल को सॉल्व आउट करेंगे, देखेंगे तो खोलेंगे तो ये पूरे का पूरा स्पेस के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो इसके दो रिज़ल्ट हैं। इसमें दो तरह के ही आप ओपन बॉल बना सकते हैं, या तो जिनके रेडियस 0 से 1 तक हों वो सिर्फ और सिर्फ अपने सेंटर को कंटेन कर सकते हैं, और दूसरी कैटेगरी आप ये रख लें कि जिनके रेडियस 1 से ग्रेटर होते हैं वो पूरी की पूरी स्पेस के बराबर आ जाती है। इसका प्रूफ है। इसके साथ ही जी नेक्स्ट डेफिनेशन है क्लोज बॉल की। साथ ही क्लोज बॉल को भी समझ लेते हैं। मैंने आपको जैसे कि पहले ही बता दिया था, क्लोज बॉल की रिप्रेजेंटेशन ओपन बॉल से सिर्फ इतना फ़र्क होता है कि ये ब्रैकेट का फ़र्क होता है। आपके ओपन बॉल में ब्रैकेट जो है वो इस तरह से आती है, x0 छोटी ब्रैकेट आती है, और जब क्लोज बॉल की बात आती है तो इस तरह से आप ब्रैकेट जो है वो बड़ी कर लेते हैं। आप ओपन स्फीयर की क्लोज स्फीयर लिख लें या क्लोज बॉल लिख लें, बात एक ही है। और ये आपके पास मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि जैसे किसी भी एक्स मेट्रिक स्पेस के अंदर ये बॉल क्लोज बॉल को इस तरह से, इसकी बाउंड्री इस तरह से रिप्रेजेंट की जाती है, जबकि ओपन बॉल की बाउंड्री को इस तरह से डॉटेड रिप्रेजेंट किया जाता है। अब ये ऐसा बॉल होता है जिसके अंदर अगेन वही कॉन्सेप्ट है, सारे कॉन्सेप्ट वही हैं कि सेंटर भी इसका होता है, एक सेंटर होता है और एक रेडियस आप फिक्स कर लेते हैं, और फिर वो तमाम पॉइंट्स आप काउंट करते हैं जो इसके अंदर है, यानी कि वो सारे पॉइंट्स जो इसके अंदर हैं उनका डिस्टेंस आपके सेंटर से रेडियस से लेस होता है, और जो बाउंड्री पे पड़े हुए पॉइंट हैं उनका डिस्टेंस सेंटर से रेडियस के इक्वल होता है। तो आप उन तमाम पॉइंट्स को काउंट करते हैं। ये देखें
ये आपकी मेट्रिक स्पेस के उन तमाम पॉइंट्स को कंटेन करता है क्लोज बॉल जिनका डिस्टेंस जो है, जिन तमाम पॉइंट्स का डिस्टेंस सेंटर से या तो रेडियस के बराबर है या रेडियस से लेस है। रेडियस से लेस वाले वो पॉइंट्स होंगे जो उस बॉल के अंदर हैं, और इक्वल डिस्टेंस पे वो पॉइंट होंगे जो बाउंड्री के ऊपर लाई करते हैं। तो दोनों तरह के पॉइंट्स हैं। वहाँ पे पहले हमने इस्तेमाल किया था ओपन बॉल के अंदर, हमने जो कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया था वो dx नॉट x इज़ लेसर देन r, सिर्फ अंदर वाले पॉइंट्स थे। अब लेस देन इक्वल बाउंड्री वाले पॉइंट्स भी आ गए। अब इसी तरह से यूनिट क्लोज बॉल भी उसने बना के दिखाया हुआ है, जैसे पहले उसने ओपन स्फीयर में यूनिट ओपन बॉल बना के दिखाया हुआ था। इट इज़ क्लियर दैट द क्लोज बॉल इज़ नॉन एम्प्टी सेट। क्लोज बॉल भी नॉन एम्प्टी सेट होता है किसी भी मेट्रिक स्पेस का, बिकॉज इट कंटेन्स एटलीस्ट वन पॉइंट इट्स सेंटर। यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट है, इसका सेंटर ज़रूर इसमें शामिल होता है। and the graphical shape of the closed ball depends upon the metric defined on the set in which the closed ball is taken. Again वही बात आती है कि एक ही closed ball अगर आप एक सेट के ऊपर बना रहे हैं, एक ही रेडियस का और एक ही सेंटर से के साथ मान के, लेकिन आप डिफरेंट मेट्रिक्स उसके ऊपर डिफाइन करें तो डिफरेंट मेट्रिक्स में डिफरेंट आंसर्स आएंगे आपके पास। नेक्स्ट है इसी तरह का थ्योरम जिस तरह से हमने ओपन बॉल के साथ पढ़ा था। ओपन बॉल का बिहेवियर यूजुअल मेट्रिक इन आर में, रियल लाइन में, या यहाँ पे भी मेट्रिक डिफाइन नहीं, ये भी यूजुअल मेट्रिक यूक्लिडियन मेट्रिक ऑन आर है। यहाँ पे जब हम क्लोज बॉल डिफाइन करते हैं तो क्लोज इंटरवल, ओपन बॉल डिफाइन करें तो ओपन इंटरवल थे यूजुअल मेट्रिक ऑन आर में, और अगर क्लोज बॉल डिफाइन करते हैं तो रियल लाइन में यूक्लिडियन मेट्रिक के साथ उसका मतलब क्लोज बॉल का मतलब क्लोज इंटरवल होता है। ठीक है जी, ये देखिए जी, इसके प्रूफ में आपको नज़र आएगा कि ये क्लोज बॉल है, रेडियस इसका आर है और सेंटर एक्स नॉट पे है। ये एक ओपन क्लोज बॉल निकला है उसने, ये प्रूफ भी है इसका, ये प्रूफ किया हुआ है। इसी तरह से यूनिट ओपन बॉल जो है, आप यहाँ से सेंटर जिसका ज़ीरो पे हो, आप इसी के अंदर इंसर्ट करके बना सकते हैं। -1 से +1 तक का आपके पास एक क्लोज बॉल निकलेगा। अच्छा जी, नेक्स्ट एक और एग्ज़ाम्पल आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, आपके पास एक सेंटर अगर आपका x1 पे है और रेडियस 0.5 है, तो 0.5 रेडियस के साथ, वही अगर जनरल फार्मूला अपने जहन में आप रखें तो आप यहाँ पे इसको ऐसे भी नंबर लाइन पे ड्रॉ कर सकते हैं कि सेंटर चूँकि आपका 1 पे है तो नंबर लाइन में 1 कहाँ है, ये अगर 1 है और रेडियस 0.5 है, तो 0.5 का मतलब है 0.5 राइट पे और 0.5 लेफ़्ट पे, ऐसे ही रेडियस होता है। ये है आपका 0.5 और ये आपका बनेगा, अगर आप यहाँ पीछे आते हैं 0.5, 1 से 0.5 पीछे हैं तो आपके पास ये बनेगा 1.5 और ये आपके पास बनेगा 0.5। तो ये आपके पास क्लोज बॉल बनेगा। अब क्लोज बॉल के एंड पॉइंट्स आप बनाएंगे 0.5 से 1.5 तक। अगर आपको वो फार्मूला ना भी याद हो तो आप देख सकते हैं, आप इस तरह से जनरल लाइन नंबर लाइन के ऊपर जनरली ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। रेडियस का कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले ही ओपन इंटरवल में या क्लोज इंटरवल में बता चुकी हूँ। इसी तरह से ये देखें, एक क्लोज्ड यूनिट स्फीयर r² के अंदर उसने बनाया हुआ है। इसकी इक्वेशन देखिए आपके पास, ये आपको ऐसे लगता है जैसे ये इक्वेशन हो किसी डिस्क की। आप डिस्क में और सर्कल में फ़र्क होता है। सर्कल की इक्वेशन होती है x² + y² = r। ये सर्कल की इक्वेशन होती है, बिकॉज सर्कल जो है वो एक रिंग होता है, अंदर से होलो होता है। ठीक है, जैसे एक रबर बैंड हो गया या एक आपके पास रिंग हो गया जो अंदर से होलो है, तो ये होता है सर्कल। लेकिन यहाँ से अगर ये वाली जो अंदर का जो पोर्शन है अगर ये भी फिल्ड हो तो ये आपके पास फिर बन जाता है सर्कल नहीं, फिर ये बनता है आपके पास डिस्क। आपने जो डिस्क देखी होगी वो एक सर्कल की शेप की होती है, लेकिन अंदर से वो होलो नहीं होती है। तो ये जो आपके पास इक्वेशन है ये आपको बता रही है x² + y² अगर आपके पास इस तरह से लेज़र देन इक्वल हो जाए, लेज़र देन यानी कि इक्वल टू r डिस्टेंस पे जो पॉइंट्स हैं वो भी शामिल हैं और लेज़र देन r डिस्टेंस पे जो पॉइंट्स हैं वो भी शामिल हैं, तो फिर ये इक्वेशन हमेशा याद रखिएगा, ये एक सर्कल की इक्वेशन नहीं रहती, फिर ये डिस्क की इक्वेशन बन जाती है। अगर सिर्फ इक्वालिटी हो तो सर्कल की इक्वेशन है, अगर लेज़र देन इक्वल्स टू रेडियस हो तो फिर वो आपके पास डिस्क की इक्वेशन बन जाती है। तो देखिए, ओपन बॉल उसने क्लोज बॉल उसने R2 के अंदर डिफ़ाइन किया, वो एक आपके पास क्लोज्ड डिस्क बन गई है। ओपन डिस्क अगर आप कहेंगे तो फिर डिस्क के अंदर वो उसकी बाउंड्री शामिल नहीं करेंगे। अगर आप यहाँ पे सिर्फ लेस देन 1 होता तो फिर ये ओपन डिस्क थी, और अगर लेस देन इक्वल टू 1 है तो फिर ये क्लोज डिस्क है, यानी कि बाउंड्री एलिमेंट्स भी आप कंसिडर कर रहे हैं।
तो ये जनरल कॉन्सेप्ट है, इसमें आप इसको देख लें। अभी तक मैंने आपको सिर्फ इसका यहाँ पे पढ़ाया है क्लोज बॉल और ओपन बॉल, जिसको हम क्लोज स्फीयर या ओपन स्फीयर भी कहते हैं। यहाँ तक आप इसको देख लें। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ओपन सेट का कॉन्सेप्ट करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच।